top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। एक सर्कस आर्टिस्ट हैं जिनको 20 मीटर लंबी रस्सी को क्लाइंब करना है और इस रस्सी को टाइटली स्ट्रेच करके ग्राउंड से एक वर्टिकल पोल के टॉप पर बांधा गया है। हमें पता लगाना है रस्सी को जिस पोल से बांधा गया है उस पोल की हाइट क्या होगी अगर ग्राउंड और रोप के बीच में बनने वाला एंगल 30 डिग्री हो। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम दी गई है इसके लिए एक फिगर बना लेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। सो सबसे पहले फिगर में यहां पर हम एक बना लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमारा ए बी बन जाएगा पोल, उसके बाद ये हो जाएगी हमारी रोप यानी कि रस्सी। इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। ए सी हमारी रस्सी हो गई। रस्सी ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है 30 डिग्री का, ये हमें जीवन है। और रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर, यानी कि ए से सी तक ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर। अब हमें पता लगाना है कि इस ए बी यानी कि पोल की हाइट कितनी है। सबसे पहले जो भी हमने यहां पर फिगर बनाया है उसी के बारे में लिख देंगे। ए बी इज पोल एंड ए सी इज रोप। ए बी हमारा पोल है और ए सी हमारी रोप है। सो इस पोल की हाइट पता लगाने के लिए यूज करेंगे गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें लेनी है देख सकते हो यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस वाले मंत्र में से एक फ्रैक्शन निकाल लेना है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस दिया गया है, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों आते हैं। आप देख लो यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में आते हैं और ये होता है साइन थीटा के लिए। सो यहां पर साइन थीटा का यूज करेंगे। लिख लेता हूं यहां पर साइन थीटा इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर P अपॉन में H। परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। सो यहां पर आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर ए बी और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा हाइपोटेनियस ए सी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। थीटा की जगह पर आप देख सकते हो ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया है। सो थीटा की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल्स टू में ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ए बी यहां पर एज इट इज रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो ए सी, इसकी वैल्यू यहां पर हमारी है 20 मीटर। सो डिनोमिनेटर में एसी की जगह पर आ गया 20। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखोगे तो साइन 30 की वैल्यू हमें गिवन होती है 1/2। सो साइन 30 की जगह आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू में ए बी और अपॉन में 20 एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 20 को इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 20, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा ए बी। 2 से 20 को कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 20 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स पर, यानी कि ए बी की वैल्यू हमें मिल जाती है 10 इक्वल्स टू में यहां पर लिख देते हैं। जो भी हमारा ये पोल है इसकी हाइट हमें मिल जाती है 10 मीटर। यही हमें फाइंड करनी थी, लास्ट में यहां पर लिख देंगे। हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। पोल की हाइट हमें फाइंड करनी थी जो आ जाती है हमारी 10 मीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है इसी आंसर के साथ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्री ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है स्ट्रोम यानी कि आंधी की वजह से। जो ब्रोकन पार्ट है ट्री का वो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है और ग्राउंड को टच करता है 30 डिग्री एंगल के साथ। इसके अलावा जो फुट ऑफ द ट्री है और जहां पर ट्री ग्राउंड को टच करता है उसके बीच का डिस्टेंस हमें 8 मीटर दिया गया है। हमें पता लगाना है ट्री की हाइट कितनी थी, पेड़ कितना ऊंचा था। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम दी गई है इसके लिए एक फिगर बना लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। सो मान लेते हैं ये हमारा एक ट्री है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ये हमारा ए बी पेड़ हो गया। मान लेते हैं ये इस पॉइंट यानी कि सी से टूट जाता है और बेंड हो जाता है जो ग्राउंड को यहां पर डी पॉइंट पर टच करता है। और हमें ये दिया गया है कि ग्राउंड के साथ ये टच होने पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये एंगल यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री का। इसके बाद फुट ऑफ ट्री और ट्री का जो अपर पार्ट ग्राउंड को टच करता है इसके बीच का डिस्टेंस हमें यहां पर दिया गया है 8 मीटर, यानी कि बी से डी हो जाएगा हमारा ये 8 मीटर। अब जो भी हमारा ये ट्री था इसकी हाइट हमें पता करनी है। तो सिंपल सी बात सबसे पहले क्या समझना होगा, जो ए सी यहां पर था ये टूट गया, ऊपर वाला पार्ट है ये पेड़ का ये टूट गया और ये बेंड हो गया, यानी कि ए से सी और सी से डी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि यही वाला ट्री का पार्ट यहां पर बेंड हुआ है, ग्राउंड को डी पॉइंट पर टच किया है। तो सबसे पहले यहां पर जो भी हमने ये फिगर बनाया है इसके लिए लिख देंगे ए बी इज द ट्री विच ब्रेक्स एट सी एंड टचेस ग्राउंड एट डी। ए बी हमारा पेड़ है, सी पॉइंट से ये टूटता है, बेंड हो जाता है और ग्राउंड को टच करता है डी पॉइंट पर। अब हमें पेड़ की हाइट फाइंड करनी है। पेड़ की हाइट क्या होगी, बी सी पता होना चाहिए और सी डी पता होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि पेड़ की हाइट क्या है। तो सबसे पहले बी सी फाइंड कर लेते हैं। हमें बेस दिया गया है 8 मीटर। बी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है tan थीटा के इक्वल। तो यहां पर मैं लिखूंगा tan थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिग्री। tan थीटा की जगह पर आ गया 30 डिग्री इक्वल्स टू में क्या होगा गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर BC और बेस BD, यहां पर आ जाएगा हमारा BC अपॉन में
BD। अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। टेन थीटा की वैल्यू आपको पता होगी 1/√3 होता है, इक्वल्स टू में BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो BC हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहां पर है BD की वैल्यू यहां पर 8 मीटर है, सो BD की जगह पर आ जाएगा 8। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो सिर्फ BC बचता है, इसके अलावा सभी वैल्यूज हमारी पुट हो गई हैं, तो BC की वैल्यू यहां से फाइंड की जा सकती है। BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 को इस तरफ भेजना होगा। 8 यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ भेजेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज और इक्वल्स टू में आ जाएगा BC। जो BC है ये हमने फाइंड कर लिया है 8√3। इसके बाद हम यहां पर C से D भी फाइंड करना होगा। हमें बेस दिया गया है, C से D फाइंड करना है, यानी कि हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। बेस और हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के इक्वल। यानी यहां पर मैं लिखूंगा कोस थीटा की जगह पर मैं लिख दूंगा 30 डिग्री, जो एंगल हमें दिया गया है कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू में क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस यहां पर 8 मीटर हमें दिया गया है, या फिर लिख देते हैं बेस हमारा BD और हाइपोटेनियस अपॉन में आ जाएगा CD। तो यहां आ जाएगा BD अपॉन में CD। जो भी हमारी वैल्यूज होंगी उनको पुट करते हैं। कोस 30 की वैल्यू होती है गाइज √3 अपॉन में 2 इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहां पर है BD की वैल्यू यहां पर 8 गिवन है, सो BD की जगह पर आ जाएगा 8। इसके बाद डिनोमिनेटर में CD हमारा एज इट इज होगा। सभी वैल्यूज पुट हो गई हैं, यानी कि CD की वैल्यू यहां से फाइंड की जा सकती है। CD की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो भी हमारे ये फ्रैक्शन है इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। CD को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 CD इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहां पर क्रॉस में 2 और 8 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 16। CD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो CD इक्वल्स टू में क्या होगा? इस साइड में हमारा 16 आ जाएगा और CD के साथ यहां पर √3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में √3। CD की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर ली है 16 अपॉन में √3। CD हमने फाइंड कर लिया, BC हमने फाइंड कर लिया। अब जो ट्री है उसकी हाइट क्या होगी? अगर हम BC और CD को ऐड कर दें तभी तो हमें पेड़ की हाइट मिलेगी। CD और AC ये एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि ट्री का ये पार्ट है जो यहां पर बेंड हुआ है टूटने के बाद। सो यहां पर मैं लिखता हूं हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू, ट्री की हाइट किसके इक्वल होगी? जब हम BC प्लस में CD कर देंगे, BC और CD को ऐड कर देंगे। जो भी हमारी BC और CD है इनकी वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं, यहां पर सोल्व कर लेते हैं, इसे इजी हो जाएगा हमारा। सो यहां पर सबसे पहले BC की वैल्यू आप देख सकते हो 8 अपॉन में √3 हमने फाइंड किया है, तो यहां पर आ गया 8 अपॉन में √3, प्लस का साइन लगाएंगे। इसमें हमें ऐड करना है CD की वैल्यू जो यहां पर हमने फाइंड की है 16 अपॉन में √3। जो भी हमारे ये दो फ्रैक्शन है इन दोनों को ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो दोनों जगह पर √3 है, एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर में √3 ही रहेगा। ऊपर वाली वैल्यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि नीचे सेम वैल्यू है। सो यहां पर 8 प्लस में 16 है, तो ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में गाइज 8 प्लस 16 ये हो जाएगा हमारा 24 और डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा एज इट इज। आपको बताया गया है कई बार कि जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा उस आंसर के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। सो इस वैल्यू को रूट से बाहर निकालने के लिए रैशनलाइज करना होगा, और रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जो भी डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वैल्यू है इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 √3। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 मल्टीप्लाई में √3, रूट के अंदर पेयर बन जाएगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 मिल जाएगा। अब आप सिंपली यहां पर देख सकते हो 3 के टेबल में 24 आता है, 3 1 3, 3 8 होता है 24। यानी कि जो भी हमारा ये ट्री है जो टूट गया, टूटने से पहले इसकी हाइट कितनी थी? 8√3 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद CD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इस ट्री की हाइट हमें मिल जाती है 8√3 मीटर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas for the older children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in ईच केस? क्वेश्चन नंबर 3 में एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो प्लान करती हैं 2 स्लाइड लगाने का। स्लाइड यानी कि वही झूला जिसपे फिसलते हैं। तो इन्हें पार्क में 2 स्लाइड लगाने हैं, एक 5 ईयर से कम यानी कि बिलो 5 ईयर्स के लिए और एक एल्डर चिल्ड्रंस के लिए। 5 साल से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड लगेगी वो 1.5 मीटर उसका टॉप होगा, उसकी हाइट होगी और इंक्लाइन एंगल होगा ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। और एल्डर चिल्ड्रंस यानी कि 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो झूला लगेगा उसकी हाइट होगी 3 मीटर और एंगल बनाएगा वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। तो हमें बताना है दोनों कंडीशन में
जो स्लाइड बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी, 5 साल से कम बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई कितनी होगी और एल्डर चिल्ड्रंस के लिए कितनी लंबाई होगी, ये दोनों हमें पता लगाने हैं। सो सबसे पहले 5 साल से कम बच्चों के लिए सॉल्यूशन में बना लेते हैं यहां पर फिगर। 5 साल से कम बच्चों के लिए हमें क्या कहा गया है कि जो भी हाइट होगी स्लाइड की वो 1.5 मीटर होगी। सो इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेंगे, नाम दे देते हैं ट्राइंगल को ए बी सी। यहां पर हमारी ये हाइट होगी ए बी, जो हमें यहां पर 1.5 मीटर दी गई है, लिख देते हैं 1.5 मीटर इसकी हाइट हो गई। अब हमें पता लगाना है कि इस तरफ बच्चे फिसलेंगे, इस पे स्लाइड होगी, तो इस स्लाइड की लंबाई कितनी है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए जो भी हमने फिगर बनाया है उसके लिए लिख देता हूं, ए बी इज द टॉप ऑफ स्लाइड एंड ए सी इज द स्लाइड। जो ये ए बी है ये टॉप होगा स्लाइड का और ए सी यानी कि ये स्लाइड होगी जिसपे बच्चे फिसल के नीचे आएंगे। इसके अलावा 5 साल से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें पता क्या लगाना है, स्लाइड की लंबाई यानी कि ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। सो यहां पर मैं लिख दूंगा साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा हमारा एंगल जो है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है, यानी कि यहां पर आ जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में ए सी। ए बी की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 1.5 है, सो ए बी की जगह पर 1.5 आ गया और डिनोमिनेटर में ए सी हमारा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ए सी की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। अब इसमें आगे कैलकुलेशन बच जाती है, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए सी ही रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे और यहां पर 2 को 1.5 से क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यानी कि जो भी बच्चों के लिए ये स्लाइड है 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 3 मीटर। यही हमें फाइंड करनी थी फर्स्ट वाले केस में। 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी लंबाई हो जाएगी 3 मीटर। अब 5 साल से बड़े यानी कि एल्डर चिल्ड्रंस के लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी, इसको नेक्स्ट पेज पर फाइंड करते हैं। पीछे वाले पेज पर 5 साल से कम एज वाले चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड की लंबाई हमने फाइंड कर ली थी 3 मीटर। अब आ जाते हैं एल्डर चिल्ड्रंस यानी कि 5 साल से बड़े चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड की लंबाई क्या होगी। उसके लिए कंडीशन यहां पर हमें दी है कि जो एल्डर चिल्ड्रंस होंगे, 5 साल से बड़े चिल्ड्रंस होंगे, उनके लिए स्लाइड का टॉप होगा 3 मीटर और एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। सो यहां पर सबसे पहले ये स्लाइड है हमारी, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। इसका टॉप कितना होगा 3 मीटर, यानी कि ए बी ये हो जाएगा हमारा गाइज 3 मीटर। इसके बाद जो एंगल है वो 60 डिग्री बनेगा ग्राउंड के साथ, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। इस कंडीशन में भी हमें इस स्लाइड की लंबाई पता लगानी है। सो एल्डर चिल्ड्रंस के लिए जो भी हमने ये फिगर बनाया है इसके लिए यहां पर लिख देता हूं, ए बी इज द टॉप ऑफ स्लाइड एंड ए सी इज स्लाइड। जो ए बी है ये स्लाइड का टॉप होगा और ए सी एक्चुअल में स्लाइड होगी। सो हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। यहां पर हमारा एंगल चेंज हुआ है, सिर्फ परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा साइन, एंगल कितना है थीटा की जगह पर पुट करेंगे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू में हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी और अपॉन में ए सी यानी कि हाइपोटेनियस। यहां पर आ जाएगा हमारा ए बी अपॉन में ए सी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है गाइस √3 अपॉन में 2 इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो ए बी की वैल्यू हमें दी गई है 3 मीटर, यानी कि ए बी की जगह पर आ जाएगा 3 और अपॉन में ए सी हमारा एज इट इज आ जाएगा। हमें इसी ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। ए सी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 ए सी इक्वल्स टू में, इसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहां पर बिल्कुल सिंपल है, ए सी हमारा एज इट इज रहेगा, ए सी के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, इसे दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। दूसरी साइड सबसे पहले यहां पर 6 है, √3 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा यहां पर डिवाइड में। अब आपको बताया गया है, कई बार बताया है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू रूट के अंदर नहीं रहेगी फाइनल आंसर में। तो इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर निकालने के लिए इसे करेंगे रैशनलाइज। जो भी नीचे हमारी वैल्यू है इसी को ऊपर और नीचे इसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 अपॉन में √3 यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब सिंपल है, यहां पर 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 √3 और डिनोमिनेटर में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट के अंदर 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 वहां से बाहर निकल जाएगा। अब आप देख सकते हो 3 से 6 को कैंसिल किया जा सकता है, 3 2 हो जाएगा 6। फाइनल आंसर हमारा आएगा 2√3। एल्डर चिल्ड्रंस यानी कि 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी लंबाई हो जाएगी 2√3 मीटर और 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए हमने पीछे वाले पेज पर फाइंड कर ली थी 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दोनों स्लाइड्स की लंबाई पता लगानी थी, जो हमने यहां पर फाइंड कर ली है 3 मीटर और 2√3 मीटर। फाइनल आंसर यहां पर लिख देंगे। हेंस द स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। दोनों स्लाइड की लंबाई हमने पता लगा ली है, 3 मीटर हो जाएगी और 2√3 मीटर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 4 में टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ग्राउंड पर 30 डिग्री एंगल के साथ, और जहां पर भी ये एंगल बनता है वो टावर के फुट से 30 मीटर अवे यानी कि 30 मीटर दूरी पर है। तो हमें पता लगाना है टावर की हाइट क्या होगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम दी गई है इसके लिए इस तरह से ट्राइंगल बना लेंगे, फिगर बना लेंगे, इजीली हमें समझ में आ जाएगा। मान लेंगे ये हमारा ए बी टावर है, टावर के टॉप से ग्राउंड पर एंगल बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये एंगल फुट ऑफ टावर से कितनी दूरी पर बनता है, 30 मीटर दूरी पर। तो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर, जहां पर एंगल बनता है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। सॉल्यूशन में हमने जो भी ये फिगर बनाया है इसके लिए यहां पर लिख देते हैं ए बी इज द टावर एंड सी इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ए बी हमारा ये टावर है और जो सी पॉइंट है ये 30 मीटर दूरी पर है फुट ऑफ टावर से। अब हमें टावर की हाइट यानी कि ए बी फाइंड करना है। सिंपल, बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये इक्वल होता है tan थीटा के, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा, थीटा की जगह पर पुट करूंगा मैं जो ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी, यानी कि यहां पर आ जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। इसके नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है गाइस 1 अपॉन में √3 इक्वल्स का साइन लगाएंगे। ए बी यहां पर आप देख सकते हो हमें फाइंड करना है, यानी कि ए बी हमारा एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी सी। इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 30 हमें दी गई है तो यहां पर आ जाएगा 30। अब इसको सोल्व करके यहां से ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 30 यहां पर डिवाइड में है ए बी के साथ, इस तरफ 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और डिनोमिनेटर में हमारा √3 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में यहां पर ए बी भी लिख देंगे। लेकिन आपको बताया गया है कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू जो फाइनल आंसर होगा हमारी वैल्यू रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। सो इस वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे, यहां पर कर लेते हैं ए बी इक्वल्स टू में मिला है हमें 30 अपॉन में √3। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो भी नीचे वैल्यू है इसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 अपॉन √3 से 30 अपॉन √3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हो 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 √3, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर पेयर बन जाएगा, यानी कि 3 बाहर निकल जाएगा। 3 से 30 को यहां पर कैंसिल किया जा सकता है। 3 से 30 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स पर, यानी कि जो ए बी है इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 10 √3 मीटर, जो हाइट है इस टावर की। यही टावर की हाइट हमें फाइंड करनी थी, तो लास्ट में यहां पर लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में एक काइट यानी कि पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर है। काइट का जो स्ट्रिंग है उसको ग्राउंड से अटैच किया गया है। स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है। हमें पता लगाना है कि जो भी काइट का स्ट्रिंग है उसकी लंबाई कितनी होगी, और यहां पर हमें यह भी बोला गया है कि एज्यूम कर लेना है कि काइट के स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम दी गई है इसके लिए एक ट्राइंगल बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। मान लेंगे ये हमारा काइट है जो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, 60 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर। जो हमारा ये ग्राउंड है इसको नाम दे देते हैं ए बी, और काइट कहां पर है, सी पॉइंट पर। ग्राउंड से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा जो हमारा ए सी है ये काइट का स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को ए पॉइंट पर ग्राउंड से बांधा गया है। सो यहां पर हमें फाइंड करना है कि इस ए सी यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होगी। सॉल्यूशन में जो भी फिगर बनाया है इसके बारे में लिख देते हैं। सबसे पहले बी सी इज द हाइट ऑफ काइट एंड ए इज द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग टाइड। जो बी सी है ट्राइंगल में ये काइट की हाइट है और ए पॉइंट पर काइट के स्ट्रिंग को बांधा गया है। इसके अलावा हमें यह भी दिया गया है कि स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है। सो ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड है, इसके बीच में बनने वाला ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री का। अब हमें ए सी यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई पता लगानी है। देख सकते हो परपेंडिकुलर दिया है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये इक्वल होता है साइन थीटा के, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा साइन थीटा की जगह पर रखेंगे ये वाला एंगल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, इक्वल्स टू में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा बीसी है और हाइपोटेनियस है एसी, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा बीसी अपॉन में AC। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है गाइस √3 अपॉन में 2 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। BC की वैल्यू आप देख सकते हो यहां पर 60 मीटर हमें गिवन है, सो BC की जगह पर आ जाएगा 60 और AC हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। AC को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3
ए सी इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 120। इससे नेक्स्ट स्टेप में AC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा AC एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 120 भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो √3 AC के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। अब कोई भी वैल्यू हमारी डिवाइड में डिनोमिनेटर में होती है उसको रूट के अंदर नहीं रखा जाता है, यानी कि इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, √3 डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से क्वेश्चन 4 में भी हमने रैशनलाइज किया था, सो बिल्कुल सिंपल है। 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 √3 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो रूट के अंदर पेयर बन जाएगा जिसमें से 3 बाहर आ जाएगा। अब 3 से 120 को कैंसिल किया जा सकता है कितने पर, 40 टाइम्स पर, यानी कि जो हमारा AC है इसकी वैल्यू क्या होगी 40 √3 मीटर, ये आ जाएगा हमारा 40 √3 मीटर। ये होगी इस स्ट्रिंग की लंबाई जिससे काइट को उड़ाया जा रहा है और जिसको ग्राउंड पे टाई किया गया है, बांधा गया है। लास्ट में यहां पर लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है इसी आंसर के साथ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर गिवन है। लड़का एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है जिसकी हाइट 30 मीटर दी गई है। लड़के की आंखों से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बनता है 30 डिग्री। उसके बाद वो लड़का बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो एंगल 60 डिग्री हो जाता है। हमें पता लगाना है कि लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम दी गई है इसके लिए फिगर बना लेंगे। फिगर सही बना तो आंसर भी हमें सही मिलेगा। फिगर में सबसे पहले मान लेते हैं A से लेकर B तक हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें 30 मीटर दी गई है। इसके बाद यहां पर ये हमारा लड़का है जो बिल्डिंग के पास खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5, इसको नाम दे देते हैं C से D तक इसकी हाइट है। 1.5 मीटर हाइट वाले लड़के की आंखों से एंगल बनता है तो बेस लाइन जो रखेंगे हम वो इसकी आंखों के हॉरिजॉन्टल होगी। इसकी आईज यहां पर है तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब एंगल बनता है इसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पर, यानी कि इस लाइन और इस बेस लाइन के बीच में एंगल बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। सो ये एंगल बना देते हैं यहां पर 30 डिग्री। इसके बाद ये लड़का यहां से बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। सपोज कर लीजिए ये लड़का यहां तक मूव करता है जहां पर एरो लगाया गया है, तो जो भी ये बिल्डिंग है इसके टॉप से एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो इस लाइन का और बेस का एंगल है वो 60 डिग्री हो गया है। हमें यह पता लगाना है कि लड़का अपनी पोजीशन से कितना मूव किया बिल्डिंग की साइड। लड़के की इनिशियल पोजीशन डी पर है और लड़के की जो फाइनल पोजीशन है वो होती है ई पॉइंट पर। हमें पता लगाना है डी से ई तक लड़के ने कितना डिस्टेंस मूव किया, यानी कि डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर में इस वाले पॉइंट को भी नाम दे देते हैं एफ। फिगर में सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ए एफ कितना है। ए से लेकर बी तक तो हमारा पूरा 30 मीटर है। ए से एफ तक पता लगाने के लिए यहां पर मैं लिखता हूं ए एफ इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। आप देख सकते हो ए से लेकर बी तक टोटल 30 मीटर है। ए से एफ का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ए बी में से एफ बी को माइनस कर दिया जाएगा। ए बी हमारा टोटल 30 है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 30 माइनस करेंगे इसमें से एफ बी को। एफ बी कितना होगा, जितना लड़के की हाइट है उतना ही ये एफ बी होगा, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे 1.5। 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 28.5 मीटर। लड़के की हाइट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है इससे बिल्डिंग का टॉप कितनी ऊपर है, यहां पर हमने फाइंड कर लिया है 28.5 मीटर। ए से एफ तक है ये। हमें फाइंड करना है डीई। डीई फाइंड करने के लिए हमें ई एफ पता होना चाहिए और डी एफ पता होना चाहिए। सबसे पहले ई एफ पता लगा लेते हैं। ई एफ पता लगाने के लिए ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल ए ई एफ। सो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए ई एफ। ए ई एफ में आप देख सकते हो इस वाले ट्राइंगल में यहां पर एंगल बनता है 60 डिग्री का। हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस फाइंड करना है। आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल, यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं tan थीटा की जगह पर आ जाएगा ये एंगल 60 डिग्री, इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। परपेंडिकुलर ए एफ है जो हमें 28.5 दिया गया है, यानी यहां पर पहले ए एफ ही लिख लेते हैं। ए एफ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा बेस यानी कि ई एफ। ट्राइंगल ए ई एफ में tan थीटा वाली टर्म का यूज करके इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है गाइस, √3 इक्वल्स टू में ए एफ की वैल्यू आप देख सकते हो यहां पर है 28.5, तो यहां पर आ जाएगा 28.5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा
EF हमें फाइंड करनी है EF की वैल्यू। EF की वैल्यू फाइंड करने के लिए √3 और EF इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे, क्रॉस में चेंज हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा EF इक्वल्स टू में 28.5 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर √3 ऊपर है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो हमारा ये EF है इसकी वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन में √3। जैसे हमने EF की वैल्यू फाइंड की है बिल्कुल उसी तरह से DF की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ट्राइंगल लेंगे ADF। तो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ADF वाले ट्राइंगल में आप देख सकते हो परपेंडिकुलर दिया गया है, DF यानी कि बेस हमें फाइंड करना है, यानी कि अब की बार फिर से यूज करेंगे हम tan थीटा। सो यहां पर मैं लिखता हूं tan थीटा की जगह पर आ जाएगा, अब एंगल लिखना है हमें 30 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हो ADF इस वाले ट्राइंगल में थीटा हमारा 30 डिग्री एंगल होगा। सो tan 30 डिग्री आ जाएगा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा AF अपॉन में DF, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो यहां पर आ जाएगा AF अपॉन में DF। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू आपको पता ही होगा 1 अपॉन में √3 होती है, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। इस AF की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 28.5 हमें गिवन है, इसके बाद डिनोमिनेटर में DF एज इट इज आ जाएगा। हमें पता लगाना है DF की वैल्यू। DF की वैल्यू पता लगाने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। DF को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो DF ही रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। √3 को 28.5 से इस तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 और √3 में हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहां पर हमने दो वैल्यूज फाइंड कर ली है। EF की वैल्यू हमने पता लगा ली 28.5 अपॉन में √3, और D से F की वैल्यू हमने पता लगा ली 28.5 √3। हमें यह पता लगाना है कि जो भी बॉय यानी कि लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया, यानी कि DE की वैल्यू हमें पता लगानी है। सो DE की वैल्यू को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है। इस पूरी लाइन DF में से EF को हटा देंगे तो हमारे पास DE बच जाएगा, यानी DE फाइंड करने के लिए हम DF में से माइनस कर देंगे EF को। हमें DF की वैल्यू भी पता है और EF की वैल्यू भी पता है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा यहां पर DF जो हमने फाइंड किया है 28.5 √3, इसमें से माइनस करना है हमें EF को, जिसकी वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की है 28.5 अपॉन में √3। आप सिंपली देख सकते हो यहां पर फ्रैक्शन है, इसको सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। यहां पर √3 है, इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, सो एलसीएम हमारा √3 ही रहेगा। √3 के ऊपर कौन सी वैल्यूज आएंगी, इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। अगर हमें एक सिंपल वैल्यू दी गई है और एक फ्रैक्शन में दी गई है, तो जो भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर को सिंपल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं सोल्व करने के लिए। सो 28.5 √3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे √3। मल्टीप्लाई करने पर 28.5 हमारा एज इट इज रहेगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर पेयर हो जाएगा। इस तरह से हमारी वैल्यू हो जाएंगी 3 मल्टीप्लाई में 3। रूट के अंदर पेयर बन गया तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी जो 3 होगी। यानी सिंपल वर्ड्स में 28.5 √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28.5 मल्टीप्लाई में 3। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा और ये वाला 28.5 यहां पर लिख दिया जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करना बिल्कुल सिंपल होगा हमारे लिए। 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85.5 माइनस में 28.5 हमारा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में √3 भी आ जाएगा। 85.5 में से 28.5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 57, और डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज। हमारी वैल्यू डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है, यानी कि इसको हमें रैशनलाइज करना होगा। उसके बाद फाइनल आंसर हमें DE की वैल्यू मिलेगी। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू 57 एज इट इज और डिनोमिनेटर में √3 भी एज इट इज। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा √3 अपॉन में √3। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 57 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा 57 √3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन जाएगा, रूट के अंदर एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा 3। अब इस 3 से 57 को कैंसिल किया जा सकता है। कितने टाइम्स पर किया जा सकता है, 19 टाइम्स पर, क्योंकि 19 3 होता है 57। सो 3 से 57 को कैंसिल करेंगे 19 टाइम्स पर। फाइनल हमें DE की वैल्यू मिलेगी 19 √3 मीटर। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय बिल्डिंग की तरफ मूव करता है 19 √3 मीटर का डिस्टेंस D से E पॉइंट तक। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यही फाइंड करना था, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें 20 मीटर दी गई है। बिल्डिंग के ऊपर लगा है एक ट्रांसमिशन टावर। ग्राउंड के किसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप पर बनने वाले एंगल्स 45 डिग्री और 60 डिग्री हमें दिए गए हैं। हमें पता लगाना है ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी होगी। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी सिचुएशन यहां पर दी गई है इसके लिए फिगर बनाएंगे।
सबसे पहले बनाएंगे 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग। सो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है, बी से लेकर सी तक ये हमारी बिल्डिंग हो जाती है जिसकी हाइट हमें दी गई है 20 मीटर। सो ये हो गई हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर लगा है ट्रांसमिशन टावर। सो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट डी है, सी से डी तक ये ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। इसके अलावा हमें ये बोला गया है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से बॉटम और टॉप पर बनने वाले एंगल्स 45 और 60 डिग्री हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड का कोई पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पर जो एंगल बनता है वो दिया गया है 45 डिग्री, और जो टॉप पर बनता है यानी कि ये वाली लाइन जो एंगल बनाएगी ग्राउंड के साथ ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी उससे हमने फिगर तैयार कर लिया है। अब ट्रांसमिशन टावर यानी कि सी डी हमें फाइंड करना होगा। सी डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेस ए बी। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। सोल्यूशन में यहां पर मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में आप देख सकते हो परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये होता है tan थीटा के इक्वल। सो यहां पर आ जाएगा हमारा tan थीटा की जगह पर आप देख सकते हो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल है 45 डिग्री का, यानी कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और बेस है हमारा ए बी। यहां पर आ जाएगा हमारा बी सी अपॉन में ए बी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। tan 45 की वैल्यू होती है गाइस 1, सो इसकी जगह पर लिख देंगे 1 इक्वल्स का साइन लगा के। यहां पर आप देख सकते हो बी सी इसकी वैल्यू हमें 20 गिवन है। सो यहां पर आ जाएगा 20 और अपॉन में ए बी हमारा एज इट इज। यहां से हमें ए बी यानी कि बेस फाइंड करना है तो ए बी को इस तरफ 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। सो ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ही रहेगा और इक्वल्स टू में आ जाएगा 20। ए बी हमारा बेस है जो हमने यहां पर फाइंड कर लिया है 20। सो फिगर में यहां पर लिख देते हैं 20। अब इसके बाद हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में इस वाले ट्राइंगल में आप देख सकते हो बेस हमें पता है, हाइट हमें पता लगानी है, बी से डी का डिस्टेंस हमें पता लगाना है। सो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये होता है tan थीटा के इक्वल। फिर से यहां पर आ जाएगा हमारा tan थीटा की जगह पर वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। ए बी डी वाले ट्राइंगल में ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। सो यहां पर आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन में ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि बी डी अपॉन में ए बी आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू होती है गाइस √3, पुट कर देंगे। tan 60 की जगह पर इक्वल्स का साइन लगा देंगे। बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, यही हमें फाइंड करना है तो बी डी एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो ए बी की वैल्यू यहां पर हमने 20 फाइंड की थी, सो इस ए बी की जगह पर आ जाएगा 20। यहां से हमें बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 20 को इस साइड में शिफ्ट करना होगा। यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। √3 को 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू में बी डी की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर ली है 20 √3, यानी कि बिल्डिंग और उसके ऊपर जो टावर लगा है दोनों की हाइट को मिला देंगे तो 20 √3 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी है। सो ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा बी डी हमने फाइंड किया है बी डी में से इस बिल्डिंग को हटा देते हैं, बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर देते हैं तो सी डी यानी कि ट्रांसमिशन टावर की हाइट हमें मिल जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल, सी डी यानी कि ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करने के लिए सी डी इक्वल्स टू में क्या करेंगे, जो बी डी है इसमें से बी सी को माइनस कर देंगे। यहां पर हमारा आ जाएगा बी डी, इसमें से माइनस करेंगे बी सी को, तो ट्रांसमिशन टावर यानी कि सी डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। बी डी की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की है 20 √3 लिख देते हैं। इसमें से माइनस करेंगे बी सी यानी कि बिल्डिंग की हाइट को, जो यहां पर है बी सी की वैल्यू 20। अब बिल्कुल सिंपल 20 √3 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा √3। अगर किसी ने ऐसा किया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा गाइस। यहां पर हमने 20 को √3 से अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया है तो 20 इसमें से माइनस नहीं कर सकते। 20 √3 में से 20 को माइनस नहीं किया जा सकता है जब तक हम 20 में √3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं, इस छोटे से पॉइंट को ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या जाएगा ये समझ लो। देख सकते हो आप, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो यहां से 20 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे। इसमें से 20 कॉमन लेने पर बचेगा क्या, √3 यहां पर लगा देते हैं। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, यहां पर 20 है और 20 ही हमने कॉमन ले लिया है। 20 में से 20 कॉमन लेने पर बचेगा क्या गाइज, 1। बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों टर्म्स में से 20 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस में 1 वैल्यू हमें मिल जाएगी। यही हाइट होगी सी डी यानी कि ट्रांसमिशन टावर की। ये हाइट होगी ट्रांसमिशन टावर की। इसके आगे यूनिट भी लिख देते हैं जो हो जाएगी मीटर। यही हमें फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाता है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इसे आंसर के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है अ स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द
पेडिस्टल। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर दी गई है। स्टैचू को एक पेडिस्टल पर रखा गया है। पेडिस्टल एक बेस होता है किसी स्टैचू या फिर किसी मूर्ति को रखने के लिए, यानी सिंपल वर्ड्स में पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू को रखा गया है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। अब किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है स्टैचू के टॉप पर 60 डिग्री का, और उसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है पेडिस्टल के टॉप पर 45 डिग्री। तो हमें पता लगाना है पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में बना लेंगे फिगर। सपोज कर लेते हैं ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। बी से लेकर सी तक ये हमारा पेडिस्टल हो जाएगा और इस पेडिस्टल के ऊपर रखा गया है स्टैचू, यानी कि सी से इस पॉइंट डी तक ये हमारा एक स्टैचू हो जाएगा सी डी। इसके बाद ग्राउंड पर हमारा मान लेते हैं ये है पॉइंट ए। इस ए पॉइंट से स्टैचू के टॉप पर, ये स्टैचू का टॉप है, सो स्टैचू के टॉप पर एंगल बनता है गाइज 60 डिग्री का, ये हमें दिया गया है। इस एंगल के अलावा इस सेम पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पर जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का है। सो पेडिस्टल के टॉप पर बनने वाला ये एंगल हो जाएगा यहां पर, ये दिया गया है हमें 45 डिग्री। ग्राउंड से स्टैचू के टॉप पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है और ग्राउंड से पेडिस्टल के टॉप पर बनने वाला एंगल 45 डिग्री हमें दिया गया है। इसके अलावा हमें यह भी दिया है कि स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है। स्टैचू हमारा सी से डी है तो इसकी हाइट हो जाएगी यहां पर 1.6। हमें पेडिस्टल यानी कि बी सी का पता लगाना है। बी सी पता लगाने के लिए सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी सी। सोल्यूशन में लिख लेता हूं यहां पर मैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में जो ये परपेंडिकुलर है और बेस है इनका रिलेशन पता लगाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये होता है tan थीटा के इक्वल। सो सबसे पहले तो यहां पर आ जाएगा गाइस tan थीटा की जगह पर क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। सो यहां पर tan 45 आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि बी सी अपॉन में आ जाएगा ए बी। लिख देते हैं यहां पर बी सी अपॉन में ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। tan 45 की वैल्यू होती है गाइज 1, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। ना ही हमें यहां पर BC की वैल्यू पता है और ना ही AB की वैल्यू पता है, तो इनको एज इट इज यहां पर लिखेंगे। BC भी हमारा एज इट इज आएगा और AB भी एज इट इज आएगा। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो AB डिवाइड में है, अगर इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 में क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB ही रहेगा और इक्वल्स टू में बचेगा BC। ये हमारी हो जाएगी गाइज फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि AB और BC ये एक दूसरे के इक्वल है। इस फर्स्ट इक्वेशन के बाद अब ट्राइंगल लूंगा मैं ए बी डी ट्राइंगल। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में हम फिर से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करेंगे, यानी कि ये फिर से हो जाएगा हमारा tan थीटा के इक्वल। अब थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हो ए बी डी में ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, यानी कि यहां पर आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू में tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहां पर आप परपेंडिकुलर देख सकते हो बी से डी तक है, लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी। अगर बी सी और सी डी को ऐड करेंगे तो ये पूरा परपेंडिकुलर बन जाता है। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे इस तरह से बी सी प्लस में सी डी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा बेस यानी कि ए बी। डिनोमिनेटर में ए बी हमारा आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3। सो इस tan 60 की जगह पर लिख देंगे यहां पर √3, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। ये है हमारा BC। आप देख सकते हो BC की वैल्यू हमें नहीं पता है तो BC हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है हमारा CD। CD की वैल्यू हमें 1.6 दी गई है, सो CD की जगह पर आ जाएगा 1.6 और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो AB दिया गया है। अब AB और BC ये एक दूसरे के इक्वल हैं फर्स्ट इक्वेशन से। सो इस AB की जगह पर मैं BC लिख सकता हूं बाय फर्स्ट इक्वेशन। लिख देता हूं यहां पर AB की जगह BC, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इसको यहां पर सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर BC को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस में ये है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा BC √3, इक्वल्स का साइन लगाएंगे तो BC प्लस में 1.6 हमारा एज इट इज आ जाएगा। हमें इस इक्वेशन से पेडिस्टल यानी कि BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो BC वाली टर्म्स को एक साइड में रखना पड़ेगा। इस साइड में हमारा BC √3 एज इट इज रहेगा। इसके बाद यहां पर प्लस का BC है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का BC, इक्वल्स टू में आ जाएगा 1.6 एज इट इज। अब आप यहां पर देख सकते हो इस वाली टर्म में भी BC आता है और इस वाली टर्म में भी BC है, यानी कि BC को कॉमन लिया जा सकता है। सो BC कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, आप देख सकते हो BC √3 में से BC को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा हमारा √3। इसके बाद माइनस का साइन ये वाला एज इट इज आ जाएगा। यहां पर BC है, BC को ही हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारा 1। ब्रैकेट लगा के इक्वल्स का साइन लगाएंगे और 1.6 हमारा एज इट इज आ जाएगा। हमें BC की वैल्यू पता लगानी है तो √3 - 1 को दूसरी साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इस साइड में हमारा BC एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 1.6 और डिनोमिनेटर में चला जाएगा। BC के साथ √3 - 1 कैसे है, मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा डिवाइड में। यहां पर आ जाएगा √3 - में
1 ये हमारी बी सी की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन फाइनल आंसर हमारा ये नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वैल्यू है। इस वैल्यू को रूट से बाहर निकालने के लिए रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ध्यान रखना है इनके बीच वाला साइन हमें चेंज कर देना है। सो यहां पर आ जाएगा हमारा √3। साइन यहां पर आप देख सकते हो माइनस का है, इसे चेंज करके कर देंगे प्लस का, और 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे, √3 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर और नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारा 1.6 मल्टीप्लाई में √3 प्लस में 1 एज इट इज रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो a माइनस में b, a प्लस में b इस फॉर्म में दिया गया है, a माइनस में b और a प्लस में b। और ये किसका फॉर्मूला होता है गाइज? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। क्लास 8th और 9th में आपने इस फॉर्मूले का यूज किया होगा। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं उन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाता है। देख सकते हो ये है √3, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 3। सो डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा 3। इसके बाद यहां पर है 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इससे पहले यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, ये वाला माइनस का साइन आ गया। b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा। बिल्कुल सिंपल है। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। इसके बाद यहां पर गाइज 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस में 1 तो एज इट इज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 3 माइनस में 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा गाइज 2। अब इस 2 से 1.6 को कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 1.6 को कैंसिल करेंगे। 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 पर, लेकिन यहां पर 1.6 है, पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू हमने ले ली है तो इसको कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 0.8। यानी जो भी हमारा ये फाइनल आंसर है, पेडिस्टल की हाइट है, वो हमें मिल जाता है यहां पर 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस में 1 और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। यही हो जाएगी इस BC की हाइट यानी कि पेडिस्टल की लंबाई या फिर कह सकते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई। इसी पेडिस्टल की हाइट हमें क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करनी थी, यानी कि इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में एक टावर है और एक बिल्डिंग है। टावर की हाइट हमें दी गई है 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट हमें पता लगानी है। कंडीशन क्या दी है कि बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टावर के फुट पर 30 डिग्री का और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टावर के टॉप से फुट ऑफ द बिल्डिंग पर 60 डिग्री का। तो हमें पता लगाना है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फिगर बनाएंगे। फिगर बना लिया तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। सबसे पहले बना लेते हैं टावर जिसकी हाइट हमें 50 मीटर दी गई है। मान लेते हैं इस फिगर में ये A से लेकर B तक टावर है जिसकी हाइट हमें 50 मीटर दी गई है। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर 60 डिग्री का एंगल बनता है तो हमें एक बिल्डिंग भी बनानी होगी। मान लेते हैं C से लेकर D तक हमारी बिल्डिंग हो गई है। ये टावर का टॉप है। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। इसके अलावा हमें यह भी कहा गया है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। सो CD हमारी ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से टावर के फुट पर एंगल बनता है 30 डिग्री। अब बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी यानी कि CD की वैल्यू हमें पता लगानी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABD, इसका परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस यहां पर फाइंड कर लिया जाएगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैं इन ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD का परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये इक्वल होता है गाइस tan थीटा के। सो यहां पर आ जाएगा हमारा tan थीटा की जगह पर आप देख सकते हो ABD में ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री का, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा गाइस है B से D तक। ये हमारी इक्वेशन बनी है तो इसमें अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? √3 के। सो tan 60 की जगह पर आ जाएगा हमारा √3 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। ऊपर आप देख सकते हो AB दिया गया है, AB की वैल्यू आप देख सकते हो 50 है। सो AB की जगह पर आ जाएगा 50 और डिनोमिनेटर में BD हमारा एज इट इज रहेगा। यहां से हमें फाइंड करनी है BD की वैल्यू और BD की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो √3 है इसको यहां पर डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे और जो BD है इसको यहां पर √3 की जगह पर लेकर आ जाएंगे। क्रॉस में जो भी टर्म्स है उनको चेंज किया जा सकता है। सो यहां पर आ जाएगा हमारा BD इक्वल्स टू में हमारा 50 एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में जहां BD था वहां पर √3 इसकी जगह पर रख देंगे, यानी कि BD की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 अपॉन में √3। BD की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 50 अपॉन में √3। इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? DC यानी कि बिल्डिंग की हाइट। और बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए मैं ट्राइंगल लूंगा BDC, ये वाला ट्राइंगल। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल BDC
सी। ट्राइंगल बी डी सी में हमें बी डी की वैल्यू तो पता है, बी डी की वैल्यू का यूज करके सी डी की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। यानी कि यहां पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रखेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा के इक्वल। यहां पर फिर से आ जाएगा हमारा टेन थीटा की जगह पर आप इस ट्राइंगल में देख सकते हो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री है, यानी कि टेन 30 डिग्री हो जाएगा। इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहां पर आ जाएगा परपेंडिकुलर सी डी अपॉन में बेस आ जाएगा बी डी। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। टेन 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है गाइस 1 अपॉन में रूट 3 इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहां पर है सी डी, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो सी डी हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो डिनोमिनेटर में है बी डी और इसकी वैल्यू हमने यहां पर फाइंड की है 50 अपॉन में रूट 3। सो सी डी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 50 अपॉन में रूट 3। अब इसको आगे यहां पर सोल्व कर लेते हैं गाइज। सबसे पहले ये वाला 1 अपॉन में रूट 3 यहां पर आ जाएगा एज इट इज 1 अपॉन में रूट 3 के बाद आप यहां पर देख सकते हो हमें सी डी यानी कि बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। सो इस सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी सी डी के डिवाइड में 50 अपॉन रूट 3 है इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। 50 अपॉन रूट 3 सी डी के साथ डिवाइड में है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज मल्टीप्लाई में 50 अपॉन में रूट 3 इक्वल्स टू में हमारा सी डी एज इट इज आ जाएगा। जो भी यहां पर सी डी के डिनोमिनेटर में वैल्यू थी इसको इस साइड शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई में हो गई। अब 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 50 ही रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इक्वल्स टू में सी डी हमारा एज इट इज रहेगा। जो हमारा ये सी डी यानी कि बिल्डिंग की हाइट है ये आ जाती है हमारी 50 अपॉन में 3 मीटर। 50 अपॉन में 3 ये अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल इजीली किया जा सकता है। जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यू है उसको लिखेंगे अंदर 50 है और इसके नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाएगा। डिनोमिनेटर में यहां पर 3 है, 3 से 50 को डिवाइड करेंगे 3 1 आ जाएगा, यहां पर 3 5 में से 3 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2, ये वाली 0 आ जाएगी यहां पर। इसके बाद 3 के टेबल में 20 नहीं आता है लेकिन 6 पर आता है 18, 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2। तो जो भी हमारा ये 50 अपॉन में 3 है अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमारा यहां पर आया है वो आ जाएगा। सबसे पहले तो यहां पर लिख लेते हैं सी डी इक्वल्स टू में, सी डी के इक्वल में क्या है 50 अपॉन में 3। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी गाइज, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा ये 16। इसके बाद जो भी रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर हमारा 2 बचा है और डिवाइड हमने किससे किया था 3 से, तो 2 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। अगर हम 50 अपॉन 3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 16:2 अपॉन में 3 मीटर। यही हो जाएगी हमारी सीडी की वैल्यू यानी कि इस बिल्डिंग की हाइट। इसी बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी सिचुएशन दी गई है उसको फिगर के साथ एक्सप्लेन करता हूं। फिगर हमें दिया नहीं गया है, खुद से बनाना होगा। सो सबसे पहले यहां पर दिया है कि एक 80 मीटर वाइड रोड है, तो मान लेते हैं बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक ये 80 मीटर की रोड है। इस रोड के दोनों किनारों पर क्या लगे हैं, इक्वल हाइट के पोल लगे हुए हैं। तो बी पॉइंट पर मान लेते हैं ये ए बी पोल है और इस सी पॉइंट पर यहां पर डी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सी से लेकर डी तक ये हमारा दूसरा पोल हो गया। ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल पोल हैं, सड़क के दोनों किनारों पर लगे हुए हैं। दोनों पोल्स से सड़क के किसी एक पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। सो मान लेते हैं इस वाले पोल से सड़क के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई पॉइंट पर एंगल बनता है 30 डिग्री का, और जो दूसरा वाला हमारा ये पोल है इस पोल से इसी पॉइंट पर एंगल बनता है 60 डिग्री का। ये सिचुएशन हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दी गई है। अब हमें पता लगाना है कि जो भी हमारा ए बी और डी सी ये दोनों पोल हैं इनकी हाइट क्या होगी। इसके अलावा हमें यह भी पता लगाना है कि जो भी रोड पर ये पॉइंट है इस पॉइंट से ये दोनों पोल कितनी कितनी दूरी पर हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम दी गई थी फिगर के साथ आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमारा ए बी और डी सी पोल हैं इनकी हाइट को मान लेंगे h की, इनकी ऊंचाई h है। इसके अलावा रोड पर जो हमारा पॉइंट E है इस E से लेकर C तक के डिस्टेंस को मान लेंगे x। तो आप बताओ मुझे B से लेकर E तक डिस्टेंस कितना होगा। B से C तक का टोटल डिस्टेंस हमें 80 दिया गया है, ये हमारा x हो जाता है। तो B से E तक का डिस्टेंस कितना होगा, जो टोटल डिस्टेंस है BC इसमें से इस डिस्टेंस को हटा देंगे तो मिल जाएगा हमें B से E का डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस 80 माइनस करेंगे इसमें से इस वाले डिस्टेंस
एक्स को, तो ये बी ई हो जाएगा। कुछ सिंपल कैलकुलेशन हमने फिगर में ही कर ली हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट ए बी एंड डी सी आर इक्वल पोल्स विद हाइट एच। मान लेते हैं कि ए बी और डी सी ये हमारे दोनों इक्वल पोल हैं जिन दोनों की हाइट एच हो जाती है। दोनों इक्वल हैं तो दोनों की सेम हाइट एच हमने मान ली है। इसके बाद सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे डी सी ई। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल डी सी ई ट्राइंगल में आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर है एच और बेस है यहां पर एक्स। यहां पर मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एच अपॉन में एक्स करूंगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। सो यहां पर आ जाएगा टेन थीटा की जगह इस ट्राइंगल में आप एंगल देख सकते हो 60 डिग्री का है। सो थीटा की जगह पर आ जाएगा 60 डिग्री। अब जो भी वैल्यूज है उनको पुट करेंगे। हमें ना तो एच की वैल्यू पता है और ना ही हमें एक्स की वैल्यू पता है, तो एच अपॉन में एक्स एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में 1060 की वैल्यू पुट करनी है। और 1060 की वैल्यू आपको पता होगा हो जाती है यहां पर √3। यहां से हम h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि x को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इस साइड में हमारे पास h बचेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, यहां पर आ जाएगा √3 एज इट इज। x यहां पर डिवाइड में है, इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन के बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए बी ई। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल ए बी ई वाले ट्राइंगल में भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। सो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर यहां पर है h और बेस यहां पर है कितना 80 माइनस में x। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं h अपॉन में 80 माइनस में x इक्वल्स टू में यहां पर भी हो जाएगा हमारा टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। सो यहां पर आ जाएगा हमारा 10 और थीटा की जगह पर इस ट्राइंगल का एंगल देख सकते हो 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उसके लिए इसको सोल्व करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो h है और h किसके इक्वल है, √3x के फर्स्ट इक्वेशन से। सो इस h की जगह पर हम पुट कर सकते हैं √3x। उसके बाद डिनोमिनेटर में 80 माइनस में x, ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आप देखो इक्वल्स टू में यहां पर कितना है 1030 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको पता होगा होती है 1 अपॉन में √3। सिंपली यहां पर जो भी हमारी h की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिली थी उसको हमने पुट कर दिया और 1030 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 पुट कर दी। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। √3 को √3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और x यहां पर 3 के साथ में मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 80 माइनस में x, इसको 1 से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो एज इट इज रहती है। सो 80 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 माइनस में x ही रहेगी। हमें यहां पर x वेरिएबल मिलता है तो x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं। 3x हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस का x है इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x इक्वल्स टू में 80 एज इट इज। 3x और x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x इक्वल्स टू में आ जाएगा 80 एज इट इज। x की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 80 और डिवाइड में x के साथ यहां पर जो 4 है तो ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 4 से 80 को कैंसिल करेंगे, कितने पर कैंसिल होगा 20 टाइम्स पर, यानी कि जो भी हमारा x है इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 20। जो भी हमारा ये x है फिगर में आप देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाता है 20 मीटर, लेकिन हमें पोल की हाइट भी पता लगानी है। सो पोल की हाइट पता लगाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है उसको यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से h इक्वल्स टू में क्या है यहां पर √3x, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। सो x की वैल्यू पहले लिख देते हैं जो यहां पर हमने फाइंड की है 20, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद x के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, x की जगह पर 20 रख दिया, अब आ जाएगा √3। ये हो जाएगी पोल की हाइट, यानी कि ए बी और डी सी जो भी हमारे ये दोनों पोल हैं सड़क के दोनों किनारों पर, इन दोनों की हाइट कितनी है 20 √3 मीटर। इसके अलावा हमें यह भी बताना है कि रोड पर जो ये पॉइंट है ये पोल्स से कितनी दूरी पर है। ये वाला x तो हमने फाइंड कर लिया है 20, और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हो इक्वेशन पहले से ही यहां पर है। सो यहां पर लिखेंगे हमारी इक्वेशन 80 माइनस में x, इसमें भी x की वैल्यू पुट कर दो जो हमने यहां पर फाइंड की है 20। सो 80 हमारा एज इट इज आ जाएगा, माइनस में x की जगह पर 20 लिखेंगे, इक्वल्स टू में आ जाएगा 60। यानी सिंपली जो भी हमारे पोल हैं उनकी हाइट आ जाती है 20 √3 मीटर। उसके बाद ये वाला पॉइंट डी सी वाले पोल से x यानी कि 20 मीटर के डिस्टेंस पर है, और ए बी वाले पोल से कितनी डिस्टेंस पर है 80 माइनस x जो हो जाता है 60 मीटर। यही हमें फाइंड करने थे। सो फाइनल आंसर यहां पर लिख देंगे। फाइनल आंसर लिखने के लिए मुझे इस बी और इस लाइन को हटाना होगा। लिखता हूं यहां पर, सबसे पहले यहां पर है हाइट ऑफ पोल्स जो यहां पर हमने फाइंड की है 20 √3 मीटर। सो यहां पर लिख देंगे ये दोनों पोल की
हाइट हो जाएगी ए बी और डी सी वाले पोल की। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल डी सी, जो भी हमारा ये पॉइंट है डी सी वाले पोल से इसका कितना डिस्टेंस है एक्स, जिसकी वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर ली है 20 मीटर, तो यहां पर लिख देंगे 20 मीटर। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल ए बी, जो भी रोड पर पॉइंट है उसका ए बी वाले पोल से कितना डिस्टेंस है 80 माइनस में एक्स। यहां पर हमने इसको सोल्व किया तो हमें मिला 60 मीटर, तो यहां पर लिख दिया जाएगा। और यही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे तीनों आंसर्स। जो भी हमारे पोल हैं उनकी हाइट पता लगा ली, डीसी वाले पोल से जो पॉइंट है सड़क पर वो कितनी दूरी पर है ये भी पता लगा लिया, और ए बी वाले पोल से पॉइंट कितनी दूरी पर है ये भी हमने पता लगा लिया। तो इन तीनों आंसरों के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। क्वेश्चन नंबर 11 में ये फिगर गिवन है तो फिगर से ही समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक टीवी टावर दिया गया है और टीवी टावर कहां पर है, नहर के किनारे पर, नहर यानी कि कैनाल के किनारे पर। तो हमारी ये है सी से लेकर बी कैनाल, इसके एक किनारे पर ये टावर है और दूसरे किनारे पर जो भी हमारा ये पॉइंट है टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पर बनता है गाइस 60 डिग्री का, यहां पर हमें दिया गया है। इसके अलावा फुट ऑफ टावर वाली लाइन इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर, इस पॉइंट पर जो एंगल है टावर के टॉप से वो बनता है 30 डिग्री का। तो हमें पता लगाना है इस टावर की हाइट कितनी होगी और जो भी हमारी ये बी से सी तक कैनाल यानी कि नहर है इसकी विड्थ यानी चौड़ाई कितनी होगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमारा टावर है इसकी हाइट को मान लेंगे h, और जो भी हमारी कैनाल यानी कि नहर है इसकी चौड़ाई को मान लेंगे x। जो भी हमने ये लेट किया है सॉल्यूशन में लिख देंगे। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h एंड द विड्थ ऑफ द कैनल बी x। जो टावर की हाइट है हमने मान लिया h होगी और जो विड्थ है कैनल की इसको मान लिया x होगी। इसके बाद सॉल्यूशन में सबसे पहले वाला ट्राइएंगल लेंगे ए बी सी। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्राइएंगल ए बी सी वाले ट्राइएंगल में आप देख सकते हो परपेंडिकुलर हमारा h है और बेस हमारा x है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे h अपॉन x। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल में। सो यहां पर आ जाएगा हमारा tan थीटा की जगह पर इसका एंगल आएगा ट्राइएंगल का जो कि है 60 डिग्री। अब इसमें tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे। सो h अपॉन में x हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में tan 60 की वैल्यू होती है √3 जो यहां पर हमने लिख दी है। अब यहां से h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। h इक्वल्स टू में √3 आ जाएगा, h के डिवाइड में यहां पर x है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 के साथ मल्टीप्लाई। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ट्राइएंगल ए बी सी से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। अब दूसरे वाला ट्राइएंगल लेंगे हमारा ए बी डी। तो उसके लिए यहां पर लिख लेता हूं इन ट्राइएंगल ए बी डी। ट्राइएंगल ए बी डी में भी हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करेंगे। परपेंडिकुलर देख सकते हो यहां पर h है और बेस यहां पर b से लेकर d तक आप देख सकते हो ये x है और ये 20 है, यानी कि x प्लस में 20 रखेंगे। परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा h अपॉन में बेस आ जाएगा हमारा x प्लस में 20 और इक्वल्स टू में क्या होगा, हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया है जो होता है tan थीटा के इक्वल। सो यहां पर आ जाएगा tan और थीटा की वैल्यू इस ट्राइएंगल में जो एंगल है वो देख सकते हो 30 डिग्री है। सो यहां पर आ जाएगा 30 डिग्री। जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। h की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हो h इक्वल्स टू में √3x है। तो इस h की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी √3x इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहां पर है tan 30 जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। इसके साथ साथ h के डिनोमिनेटर में यहां पर x प्लस 20 है, इसको एज इट इज यहां पर लिख दिया जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू यानी कि कैनल की विड्थ हमें मिल जाएगी। सोल्व करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। √3 को √3x से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और x √3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां पर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे, x प्लस 20 और 1 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 ही रहेगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस साइड में हमारा 3x एज इट इज आएगा, यहां पर x प्लस का है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x और इक्वल्स टू में 20। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहां पर 3x में से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू में आ जाएगा 20। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू में 20 आ जाएगा। x के साथ यहां पर 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10 टाइम्स पर, यानी जो भी हमारी कैनल यानी कि x है इसकी वैल्यू हो जाती है 10 मीटर। कैनल की विड्थ हमें मिल गई है, x की वैल्यू हमें मिल गई है 10 मीटर। हमें अभी टावर की हाइट भी पता लगानी है। टावर की हाइट पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं। h इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा √3
एक्स, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, h इक्वल्स टू में हमारा √3 नहीं लिखेंगे, पहले x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है 10, सो यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद हम √3, x कैसे हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने के बाद √3 को लिख देंगे। ये हो जाएगी टावर की हाइट और ये हो जाएगी हमारी कैनल की विड्थ यानी कि चौड़ाई। यही दोनों चीजें हमें फाइंड करनी थी, सो फाइनल आंसर यहां पर लिख देंगे। हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू में हाइट ऑफ टावर यहां पर हमने फाइंड की है 10√3 मीटर, यूनिट भी लिख देनी है। इसके बाद विड्थ ऑफ कैनल यानी कि x की वैल्यू ये हमने फाइंड की है 10, सो यहां पर आ जाएगा 10 मीटर। यही दोनों हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर्स और इन्हीं आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। 12 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, इसके अलावा एक केबल टावर भी है। बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है केबल टावर पर 60 डिग्री का। इसके अलावा बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। तो हमें पता लगाना है टावर की हाइट कितनी होगी। तो जो भी कंडीशन क्वेश्चन नंबर 12 में दी गई है, सबसे पहले सॉल्यूशन में इसके लिए फिगर बनाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। इस लाइन से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि बिल्डिंग की हाइट कम होगी और टावर की हाइट ज्यादा होगी। सो फिगर बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ये हमारी बिल्डिंग हो जाएगी, इसको नाम दे देते हैं ए से लेकर बी हमारी बिल्डिंग हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा टावर हो जाएगा केबल टावर, सी से लेकर डी पॉइंट तक। अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, सो ए भी हमारी बिल्डिंग है और इसकी हाइट हो जाती है यहां पर 7 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है केबल टावर पर 60 डिग्री का। सो ये है बिल्डिंग का टॉप, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, यानी कि ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और इससे आगे कहा गया है कि बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है टावर के फुट पर 45 डिग्री का। तो ये बिल्डिंग का टॉप है, इस पॉइंट से टावर के फुट यानी कि सी पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। सबसे पहले ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे की तरफ है। सो ये एंगल हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब आप यहां पर देख सकते हो बीसी हमारा बेस है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है, और ए से लेकर ये वाला पॉइंट इसको भी नाम दे देते हैं ई पॉइंट। ए से लेकर ई पॉइंट ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि ए ई और बी सी दोनों पैरेलल होंगी। ये दोनों पैरेलल होंगी तो ए सी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड वाला एंगल और इस साइड वाला एंगल ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर अपना ड्रॉ कर लिया है। अब फिगर में जो भी चीजें हमने बनाई हैं, ए बी हमारी बिल्डिंग है और सी से लेकर डी हमारा टावर है, यहां पर लिख देंगे। लेट ए बी इज बिल्डिंग एंड सी डी इज टावर। ए बी हमारी बिल्डिंग है और सी डी हमारा टावर है। हमें टावर की हाइट पता करनी है, तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। सो परपेंडिकुलर यहां पर है ए बी, अपॉन में रखेंगे इसके बेस, यहां पर आप देख सकते हो बी सी है, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। और आप इस ट्राइंगल में देख सकते हो एंगल कितना है 45 डिग्री का, सो थीटा की जगह पर आ जाएगा 45। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले यहां पर है ए बी और इसकी वैल्यू देख सकते हो 7 हमें गिवन है, सो यहां पर आ जाएगा 7। डिनोमिनेटर में बीसी की वैल्यू हमें नहीं पता है, सो बीसी हमारा एज इट इज रहेगा। इसके बाद इक्वल्स टू में 1045 की वैल्यू आपको पता ही होगी 1 होती है, तो 1045 की जगह 1 आ जाएगा। अब यहां से बीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। 7 हमारा एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। बीसी यहां पर 7 के साथ डिवाइड में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई। बीसी और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी ही आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी गाइज फर्स्ट इक्वेशन। बी सी ये हमने फाइंड कर लिया है 7। इस फर्स्ट इक्वेशन के बाद फिगर को देखो, हमारा ये ए बी सी ई फिगर का जो पार्ट है ये हो जाएगा एक स्क्वायर। कैसे होगा, ए बी हमारा 7 है और बी सी हमने फाइंड किया है, यहां पर 7 लिख देते हैं। अब आप देख सकते हो कि ए ई और बी सी हमने शुरू में कहा था पैरेलल होंगी, क्योंकि बी सी और ए ई दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल्स हैं, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ए बी हमारा 7 है तो सी से ई बी हमारा 7 मीटर का ही होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी ए बी वर्टिकल है और सी से ई भी वर्टिकल है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी, यानी कि बी सी और ए ई ये हमारी इक्वल होंगी। ए ई की भी जो लंबाई है ये 7 हो जाएगी। ए बी सी ई ये हमारा एक स्क्वायर हो गया जिसकी सभी साइड से 7 मीटर की हो जाएंगी। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए ई डी वाला, तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल ए ई डी।
ए डी वाले ट्राइंगल में भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। परपेंडिकुलर यहां पर डीई है और बेस यहां पर एई है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा डीई अपॉन में एई, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। सो इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा हमारा टेन थीटा की जगह पर इस वाले ट्राइंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री का, सो यहां पर थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले देख सकते हो डीई है, डीई की वैल्यू हमें नहीं पता है तो डीई हमारा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो एई है, ए से लेकर ई तक कितना है 7, सो एई की जगह पर आ जाएगा 7 इक्वल्स टू में 1060 की वैल्यू होती है √3, सो 1060 की जगह पर √3 लिख देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद यहां से डीई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डीई यहां पर एज इट इज आ जाएगा और डीई के साथ आप देख सकते हो 7 कैसे है, डिवाइड में इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 7 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 √3। जो भी हमारी ये डीई की वैल्यू आई है फिगर में इसे लिख देते हैं। डीई की वैल्यू हमें मिली है 7 √3। हमें क्या फाइंड करना था, टावर की हाइट। सो आप देख सकते हो सी से लेकर ई तक 7 मीटर है और ई से लेकर डी तक 7 √3 मीटर है। टावर की हाइट पता लगाने के लिए क्या करना होगा, इस वाली हाइट 7 और 7 √3 को ऐड करना होगा। सो उसके लिए यहां पर लिखता हूं हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट पता करने के लिए सीई और ईडी इन दोनों को ऐड करना होगा। तो इसके इक्वल्स टू में आ जाएगा सीई प्लस में ईडी। अब जो भी इनकी वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे। सीई की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो 7 है, सो सीई की जगह पर आ जाएगा 7, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर है ईडी की वैल्यू 7 √3, सो यहां पर आ जाएगा 7 √3। इन दोनों को ऐड करने पर हमें टावर की हाइट मिल जाएगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, ऐड करते समय ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमारे 7 और 7 √3 हैं इनको ऐड करने पर 14 √3 नहीं बनेगा। इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके साथ में √3 है। ऐड नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में दोनों में 7 आता है, यानी कि 7 को कॉमन लिया जा सकता है। दोनों टर्म्स में से 7 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 7 यहां पर है, 7 को ही हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा 1, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। 7 √3 में से हमने 7 को कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा √3। यही हो जाएगी टावर की हाइट। इसके आगे यूनिट भी लिख देंगे मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करनी थी, जो यहां पर हमने फाइंड कर ली है। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। 13 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्वेश्चन नंबर 13 में एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री का, और ये दोनों शिप एक दूसरे के पीछे हैं और सेम साइड में है लाइट हाउस के। तो हमें पता लगाना है कि इन दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी कंडीशन दी गई है इसके लिए फिगर बनाएंगे। फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो ये हो गया हमारा एक लाइट हाउस जिसकी हाइट हो जाती है 75 मीटर। इसे नाम दे देते हैं ए से बी हमारा लाइट हाउस होगा। इसके बाद लाइट हाउस से सी लेवल पर दो शिप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए जो भी हमारा लाइट हाउस का टॉप है यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री के। तो सबसे पहले ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा गाइज 30 डिग्री का। इसके बाद जो पूरा एंगल है यहां से लेकर इस वाली लाइन पर ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का। ये वाला 30 डिग्री एंगल हो गया जो टावर के टॉप से इस वाली शिप पर बनता है, और ये वाला 45 डिग्री हो गया जो टावर के टॉप से इस वाली शिप पर बनता है। जो भी शिप की पोजीशन है उसको नाम दे देते हैं। ये हो जाता है हमारा सी पॉइंट और ये हो जाता है हमारा डी पॉइंट। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल होती है बेस यानी कि सी लेवल के बी डी के पैरेलल होगी ये वाली लाइन। यानी यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जो भी हमारा ये बेस है इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये ड्रॉ की है, यानी कि जो भी हमारा ए से डी है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और ट्रांसवर्सल लाइन का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसको ट्रांसवर्सल अगर मानेंगे तो ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री होगा। ये एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इन्हीं एंगल्स के साथ फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। हमें पता क्या लगाना है, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी कि सी से डी का डिस्टेंस हमें पता लगाना है। यही तो है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं जो भी हमने फिगर में बनाया है। लेट ए बी इज द लाइट हाउस एंड सी एंड डी आर द शिप्स। ए बी हमारा लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। क्वेश्चन में हमें ये दी गई है। इसके अलावा सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर हमारे दोनों
शिप हैं। अब दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पता लगाने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, इसमें बी सी पता लगाएंगे। सो ए बी सी के लिए यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। यहां पर लिखते हैं ए बी अपॉन में बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल। सो यहां पर आ जाएगा 10 और यहां पर जो थीटा है उसकी जगह ये वाला एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू हमें पता है, जो टावर की हाइट है 75 आ जाएगा, अपॉन में बी सी हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 1045 की वैल्यू सभी को पता होगी, 1 हो जाती है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहां पर हमारा 75 एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। बी सी यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी सी ही रहेगा। जो बी सी है यहां से यहां तक की वैल्यू हमें मिल जाती है 75। बीसी की वैल्यू 75 फाइंड करने के बाद हम ट्राइंगल लेंगे दूसरा ए बी डी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी वाले ट्राइंगल में भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। परपेंडिकुलर यहां पर ए बी है और बेस यहां पर बी से डी है, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा ए बी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 10 थीटा के इक्वल। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा के इक्वल होता है। यहां पर 10 आ जाएगा और एंगल आप देख सकते हो इसमें है 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जो भी हमारा ए बी है इसकी वैल्यू आप देख सकते हो फिर से यहां पर है 75। सो ए बी की जगह पर आ जाएगा 75। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहां पर है बी डी। बी से लेकर डी पॉइंट तक हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? बी सी प्लस में सी डी, या फिर हम बी सी को 75 डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो भी हमारा ये बी डी है इसको हम लिख सकते हैं 75 प्लस में सी डी। सो यहां पर लिख देता हूं 75 प्लस में सी डी। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 75 बी सी और सी डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी पूरी लाइन बन जाती है बी से डी तक, जो बेस है ए बी डी ट्राइंगल का। बी डी की वैल्यू यहां पर हमने ये पुट कर दी है, इसके इक्वल में है 1030 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 को √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये हो जाएगा 75 √3 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 75 प्लस में सी डी, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 75 प्लस में सी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 प्लस में सी डी ही रहेगा। यहां से सी डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है, यही हमें फाइंड करना था। सो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस साइड में 75 √3 हमारा एज इट इज आएगा। इस तरफ 75 प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 75 और इक्वल्स टू में हो जाएगा सी डी। अब फिर से यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि 75 √3 में से 75 को माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में √3 है। तो इनको सोल्व करने के लिए इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हो यहां पर 75 है, इस टर्म में भी 75 है, यानी कि 75 को हम कॉमन ले सकते हैं। 75 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? 75 √3 में से 75 हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर बच जाएगा √3। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज ये वाला आ जाएगा और यहां पर है 75 और 75 को ही हमने कॉमन ले लिया है तो बचेगा 1 इक्वल्स टू में लगा देंगे सी डी। जो भी सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर हमारे शिप है इनके बीच का डिस्टेंस हमने यहां पर फाइंड कर लिया है, यही हमें फाइंड करना था। सो फाइनल आंसर यहां पर लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। जो भी हमारे दो शिप हैं इनके बीच का डिस्टेंस है सी डी, जिसकी वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर ली है। सो यहां पर लिख देंगे 75 ब्रैकेट में √3 -1। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारा आंसर। और इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है कंप्लीट। 14 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग इंटरवल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फिगर दिया गया है, फिगर से ही समझ लेते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो सबसे पहले ये एक लड़की है जिसकी हाइट दी गई है 1.2 मीटर। मान लेते हैं ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ये लड़की एक मूविंग बैलून को देखती है और बैलून की हाइट होती है 88.2 मीटर। सो ये ग्राउंड है गाइस जिस पे ये लड़की खड़ी है, इससे ऊपर 88.2 मीटर की हाइट पर ये बैलून है यहां पर, यानी कि ये हाइट हो जाएगी 88.2। इसके बाद कहा गया है कि लड़की की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बैलून पर 60 डिग्री का। ये लड़की है, इसकी आंखें कब होंगी? ग्राउंड से 1.2 मीटर पर इसकी आंखें होंगी, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बैलून पर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितने डिग्री का बनता है?
60 डिग्री का। इसके बाद बलून आगे की डायरेक्शन में मूव कर जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन में विंड की हेल्प से। तो कुछ देर बाद इसी बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। पहले बलून की पोजीशन ये थी, मूव करने के बाद बलून की पोजीशन हो जाती है ये। अब एंगल होता है 30 डिग्री का, यहां पर हमें दिया गया है। सो ये एंगल हो जाएगा यहां पर 30 डिग्री। हमें यह पता लगाना है कि जो भी हमारा बैलून है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है। लड़की की हाइट ए बी के अलावा जो भी हमारे वर्टिसेस हैं उनको भी नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी, ये वाला हो जाएगा डी, उसके बाद ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ई, ये वाला हो जाएगा हमारा एफ और ये वाला हो जाएगा हमारा जी। सभी वर्टिसेस की नेमिंग हमने कर दी है। अब सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, जो भी बैलून की हाइट है 88.2 मीटर, ये ग्राउंड से है। तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि लड़की की आंखों से बैलून की हाइट कितनी है, यानी कि जो भी ग्राउंड से हाइट दी गई है इसमें से लड़की की हाइट को माइनस कर देंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल आइज, लड़की की आंखों से बैलून की हाइट कितनी होगी। ये पता करने के लिए जो टोटल हाइट है 88.2, इसमें से माइनस कर देंगे लड़की की हाइट को। सो 88.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 87। जो भी लड़की की आंखों से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन से बैलून की हाइट कितनी है 87 मीटर। ये फाइंड करने के बाद हम ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले ACD। तो यहां पर सॉल्यूशन में लिख लेता हूं इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में हम लेंगे यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए हमें क्या लिखना होगा tan थीटा, और थीटा की जगह पर ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री आ जाएगा। इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, परपेंडिकुलर यहां पर CD है और बेस यहां पर AC है। सो यहां पर आ जाएगा CD अपॉन में AC। इसके बाद इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू में CD की वैल्यू क्या होगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बैलून कितनी हाइट पर है, यहां पर हमने फाइंड किया 87। सो CD की जगह पर आ जाएगा 87 और डिनोमिनेटर में AC एज इट इज, क्योंकि AC की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है यहां से AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो भी √3 और AC है इनको क्रॉस में शिफ्ट कर देंगे। AC को √3 की जगह पर लिख देंगे और √3 को AC की जगह पर लिख देंगे। AC यहां पर डिनोमिनेटर में है, यहां पर आ जाएगा ऊपर इक्वल्स टू में 87 एज इट इज। √3 यहां पर ऊपर है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। आपको पता ही होगा अगर हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है तो √3 को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जा सकता है, इसको हमें रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने के लिए √3 को ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर हमने इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर दिया। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो AC हमारा एज इट इज 87 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 √3 हो जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 से 87 को कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिल करने पर जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको यहां पर लिखेंगे। 3 के टेबल में 8 कितने पर आता है, सबसे पहले तो यहां पर AC लिख लेते हैं, इक्वल का साइन लगा लेते हैं। 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 6 आता है, कितने पर 2 टाइम्स पर। इसके बाद यहां पर कितना बचेगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, उसके पीछे लगा लेंगे 7, बन जाएगा 27। 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स पर, और हमारा ये √3 है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अगर हम 87 अपॉन में 3 कैंसिल करेंगे तो हमें 29 मिलेगा, और जो हमारा ये √3 है इसको एज इट इज लिख देंगे। सो जो भी हमारा AC है इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 29 √3। इस वैल्यू के बाद अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे AEF, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल AEF वाले ट्राइंगल में भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहां आ जाएगा हमारा 10, इसमें एंगल देख सकते हो। इस वाले ट्राइंगल में ये कितना एंगल है 30 डिग्री का। तो 10 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर हो जाएगा FE या फिर EF लिख सकते हैं, और बेस हो जाएगा यहां पर AE। तो यहां पर आ जाएगा हमारा EF अपॉन में AE। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 10 30 की वैल्यू होती है गाइज 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू में EF की वैल्यू आप बताओ यहां से E से लेकर F तक कितना होगा। टोटल 88.2 है, इसमें से लड़की की हाइट यानी कि EG को हटा देंगे तो 87 हमें मिल जाएगा E से लेकर F तक। सो E से F की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 87, और अपॉन में AE हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसे आगे सोल्व करने के लिए इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। AE को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AE ही रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 87 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87 √3। हमने यहां पर 2 वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, AE की वैल्यू फाइंड कर ली है और AC की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि बैलून ने यहां D से लेकर F तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। आप देख सकते हो डी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस बैलून ने ट्रेवल किया है, और जो भी हमारा ये डी से एफ है ये इक्वल होगा सी से ई वाले के इक्वल। और इस सी ई को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए ई में से ए सी को हटा देंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा ए ई माइनस में ए सी। अगर ए ई यानी कि इस पूरी लाइन में से ए सी को हटा देंगे तो सी से लेकर ई तक का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, जो कि डी से एफ का भी ही डिस्टेंस होगा। तो ए ई की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो फाइंड की है हमने 87√3, माइनस का साइन लगा लेंगे। ए सी की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की है 29√3। जो भी हमारी ये टर्म्स हैं दोनों के साथ √3 दिया गया है, यानी कि इनको माइनस किया जा सकता है। 87√3 में से 29√3 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा गाइस 58√3 मीटर। यही डिस्टेंस उसने कवर किया है बैलून ने डी से एफ पॉइंट तक, यही हमें फाइंड करना था। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 में फिगर नहीं दिया गया है, सो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम दी गई है सॉल्यूशन में उसके लिए फिगर बनाएंगे। हमें क्या कहा गया है कि एक टावर है, तो मान लेते हैं ए बी हमारा ये एक टावर है। इस टावर के ऊपर एक आदमी है जो इस कार को ऑब्जर्व करता है। यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। सो ये हो जाएगी हमारी एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन। ये कार को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 30 डिग्री का, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री का बना। ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ऊपर वाली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल्स हैं और ये वाली लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लास 9 का इजी सा कॉन्सेप्ट। अब जो भी हमारी ये कार है ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। 6 सेकंड के बाद मान लो ये अभी डी पॉइंट पर है, 6 सेकंड के बाद इसकी यूनिफॉर्म स्पीड से ये पहुंच जाती है इस वाले यानी कि सी पॉइंट पर, और अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। जो भी आदमी इसको देख रहा है यहां से, यानी कि ये वाला एंगल हो गया अब यहां पर 60 डिग्री। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सेम कॉन्सेप्ट जो यहां पर हमने 30 डिग्री एंगल के लिए अप्लाई किया था वो यहां पर 60 के लिए अप्लाई करेंगे। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि बी डी के पैरेलल होगी, इसके इधर वाला एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के और इधर वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। जो भी ये कार है ये डी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लेती है, 6 सेकंड का। सो इसकी यूनिट यहां पर लिख देंगे 6। अब हमें ये पता लगाना है कि जो भी हमारा टावर है ये कार टावर के फुट यानी कि बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, यानी कि बी सी की वैल्यू हमें पता लगानी है। सो जो भी हमारा बी सी है इसको मान लेंगे x, और जो भी हमारा ये टावर है इसकी हाइट को मान लेंगे h। सबसे पहले जो भी हमने फिगर बनाया है उसको यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं। लेट डीबी इज द हाईवे एंड AB इज द टावर। मान लेंगे कि DB हमारा ये हाईवे है और AB हमारा टावर है। ये पहले से ही हम फिगर बना चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABC। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ABC वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, जो इक्वल होता है कि इसके tan थीटा के। थीटा यहां पर कितना होगा, 60 डिग्री एंगल है तो यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर h है और बेस है इसका x, यानी कि यहां पर आ जाएगा h अपॉन में x। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले tan 60 इसकी वैल्यू होती है गाइज √3। इसके अलावा h के साथ यहां पर x कैसे है, डिवाइड में। अगर x को हमें इस तरफ शिफ्ट करना है तो ये आ जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई में, और इक्वल्स टू में h हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इस फर्स्ट इक्वेशन के बाद अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ABD। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल ADB वाले ट्राइंगल में हम फिर से tan थीटा इक्वल्स टू में रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं tan थीटा की जगह पर ये वाला एंगल आएगा जो है यहां पर 30 डिग्री का। इक्वल्स टू में क्या होगा, परपेंडिकुलर आप देख सकते हो h है और बेस देख सकते हो हमारा B से D है। सो यहां पर आ जाएगा h अपॉन में BD। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में √3, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर है h की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइंड की थी √3x। तो इस h की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी जाएगी जो है √3x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां पर है BD। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6 प्लस में x। अगर 6 और x को ऐड कर दे तो पूरी लाइन BD बन जाती है। तो यहां पर लिखेंगे 6 प्लस में x। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 प्लस में x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 प्लस में x ही रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। √3 को √3x में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद जो हमारा ये x है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। 6 हमारा एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहां पर जो 3x है ये एज इट इज आ जाएगा। आप देख सकते हो x से यहां पर 6 के साथ प्लस में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में। 6 एज इट इज, 3x में से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 2 को इस तरफ भेजना होगा। यहां पर 6 एज इट इज 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में और इक्वल्स टू में x हमारा बच जाएगा। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे कितने पर, 3 टाइम्स पर। जो भी हमारा x है इसकी वैल्यू आ जाती है 3। यहां पर मैंने गलती से x लिख दिया है, x की वैल्यू आ गई 3। यही हमें फाइंड करना था कि जो भी इस पॉइंट पर ये कार है ये टावर के फुट यानी कि बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। x टाइम हमने लेट किया था जिसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3। d से c तक पहुंचने में उसे 6 सेकंड्स लगते हैं और c से b यानी कि फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में उसे लगेंगे अब 3 सेकंड्स। फाइनल आंसर यहां पर लिख देंगे। द कार विल टेक 3 seconds टू रीच द फुट ऑफ टावर। सी पॉइंट से फुट ऑफ टावर पहुंचने के लिए उसे टोटल लगेंगे 3 सेकंड। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर। और इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 9.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन 2009 या फिर 2010 के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आया था 6 नंबर का। मुझे कैसे पता है, क्योंकि वो एग्जाम मैंने दिया था। तो 6 नंबर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक टावर है, टावर पर 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। एक पॉइंट 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर की दूरी पर है टावर के बेस से। और जो भी ये दोनों पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में है। इसके अलावा जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं इन दोनों पॉइंट्स से वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होते हैं। तो हमें पता लगाना है कि टावर की हाइट कितनी होगी। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले प्रॉब्लम के लिए बनाएंगे फिगर। मान लेंगे ए से बी पॉइंट तक हमारा ये टावर है जिसकी हाइट को मान लेते हैं h होगी। अब इस टावर पर 2 पॉइंट्स से एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। एक पॉइंट यहां पर मान लेते हैं c है और एक पॉइंट d है। जो c वाला पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है, 4 मीटर दूरी पर है टावर के बेस से। और जो हमारा d पॉइंट है ये टावर के बेस से कितनी दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा हमें यह भी बोला गया है कि जो भी एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंगल्स एग्जैक्ट नहीं दिए हैं तो अपनी तरफ से लेट कर लेंगे कि ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो इस कंडीशन में अगर ये हमारा थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस में थीटा। 90 डिग्री माइनस में थीटा कैसे होगा, इजी है। देखो ये थीटा है तो इसको x मान लो, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला एंगल x और ये वाला हो गया हमारा थीटा। दोनों को ऐड कर दो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम करने पर हमें 90 डिग्री मिलेगा। अब यहां से x की वैल्यू यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर लो। x इक्वल्स टू में 90 डिग्री हमारा एज इट इज रहेगा। थीटा को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में थीटा। तो देख सकते हो जो भी हमारा ये एंगल था 90 माइनस में थीटा किस तरह से हो गया। यहां पर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनमें से एक थीटा हो जाएगा, एक 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको थीटा रखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये वाला थीटा हमने रखा है तो ये 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। इनकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा आंसर फाइंड करने में। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब जो भी फिगर बनाया गया है उसके बारे में लिख देते हैं। लेट ए बी इज द टावर, सी एंड डी आर पॉइंट्स 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम टावर, सो वन एंगल इज थीटा एंड अदर इज 90 माइनस में थीटा। ए बी हमारा टावर है, सी पॉइंट 4 मीटर दूरी पर है और डी पॉइंट टावर से 9 मीटर की दूरी पर है। तो एक एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हो जाएगा, दूसरा 90 डिग्री माइनस में थीटा हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी सी। सो यहां पर लिख लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। सो यहां पर मैं लिखूंगा ए बी अपॉन में बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल में। सो यहां पर आ जाएगा 10 और थीटा की जगह पर ये वाला एंगल थीटा ही है तो थीटा एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू आप देख सकते हो यहां पर है h, सो ए बी की जगह पर h आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यहां पर है बी सी, इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 4 दी गई है तो यहां पर आ जाएगा 4 और इक्वल्स टू में हमारा 10 थीटा एज इट इज। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। सो यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल
ए बी डी, इस वाले ट्राइंगल में भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। परपेंडिकुलर ए बी और बेस हमारा आ जाएगा बी डी। तो यहां पर लिखते हैं ए बी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और थीटा यहां पर अब की बार है 90 माइनस में थीटा। ए बी डी ट्राइंगल लिया है तो थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 10 ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 90 डिग्री माइनस में थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देख सकते हो ए बी दिया गया है, ए बी की वैल्यू आप देख सकते हो फिगर में दी गई है यहां पर एच। सो ए बी की जगह पर एच लिख देंगे। डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है बी से डी। सो बी से डी का डिस्टेंस देख सकते हो 9 है, यानी कि बी डी की जगह पर 9 आ जाएगा इक्वल्स टू में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये कंडीशन देखी होगी 10 90 डिग्री माइनस में थीटा। ये फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 10 90 डिग्री माइनस में थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के इक्वल है, यानी कि 10 90 माइनस में थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूं कोट थीटा। लिख देता हूं यहां पर, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन गाइज। अब जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे ये समझ लो। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले h अपॉन 4 मल्टीप्लाई में h अपॉन 9 लिखेंगे। सो h अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में h अपॉन में 9 इक्वल्स का साइन लगा देंगे। अब जो भी फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है और सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर टेन थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोट थीटा। सो टेन थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h का स्क्वायर अपॉन में 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा हो जाएगा 36 इक्वल्स टू में टेन थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहां पर लिख देंगे 1। अगर इस 1 को लेकर कंफ्यूज हो कैसे आया तो आपको पता होगा कि टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कोट थीटा होता है। अगर कोट थीटा को इधर 10 में मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल में 1 बचेगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में कोट 1 के इक्वल होता है। अब यहां से हमें टावर की हाइट पता लगानी है, यानी कि h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 36 को इधर भेजना होगा। इस साइड में हमारा h का स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 36 डिवाइड में है, इधर 1 में जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 36 ही हमें मिलेगा। अब h की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर को हटाना होगा, और स्क्वायर को हटाने का सबसे आसान तरीका होता है रूट लगा दो। अगर यहां पर रूट लगाया है तो इस पे भी हमें रूट लगाना पड़ेगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा h इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 36 को किस तरह से लिखा जा सकता है? रूट के अंदर 6 मल्टीप्लाई में 6, 6 6 जा 36 होता है। रूट के अंदर पेयर बन गया, यानी कि h की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। जो भी रूट से वैल्यू बाहर आती है वो प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। तो जो भी हमारी ये टावर की हाइट है ये प्लस में हो सकती है, माइनस में तो कोई हाइट होती नहीं है, यानी कि h की वैल्यू फाइनल यहां पर लिख देंगे 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में जो भी हमारा ये टावर है ए बी, इसकी हाइट हो जाएगी 6 मीटर। फाइनल आंसर इसको रब करके यहां पर लिख देता हूं। हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू में 6 मीटर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16।